हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपका जो केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र है। इसमें आज हम यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 41 है। ठीक है, अब तक आपके 40 चैप्टर्स हो चुके हैं। 41 और 42 में 41 में हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की और 42 में हम बात करेंगे कुछ विशेष क्षेत्रों की। और इसके बाद से मतलब 42 तक आपका लगभग सारा पॉलिटी कवर हो गया है। अब आपके जो आगे के चैप्टर्स रह गए हैं वो संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय और संस्थाओं के बारे में है। तो वो आप कोशिश करेंगे बच्चों की आपको पॉलिटी के जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वह हम बढ़ा दें। पॉलिटी स्पेशल्स वीक लेकर आए कि आपको 5 दिन जो क्लासेस हैं एटलीस्ट या 6 दिन जो क्लासेस है वह हम प्रोवाइड कर सकें। चलिए अच्छा देखो कि राज्यों की तो हमने बात कर ली। एटलीस्ट जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो क्या इस यूनियन ऑफ स्टेट्स में केंद्र शासित प्रदेश शामिल है या फिर नहीं? नहीं शामिल है, नहीं शामिल होता केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो इसकी स्थिति आखिर क्या है? जब हम भारत के राज्य क्षेत्र या इंडियन टेरिटोरी की बात करते हैं तब केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें शामिल माने जाते हैं। तो यूनियन टेरिटोरी का गठन कैसे होगा, ठीक है, इसका प्रशासन कैसे होगा, यहां पर स्पेशली हमें दिल्ली के लिए जो प्रावधान है वह पढ़ने हैं। आर्टिकल 239 ए में कुछ प्रावधान जो है वह दिल्ली के लिए किए गए हैं और संघीय क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। ये तीन चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जानेंगे कि एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वह 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हम जानेंगे कि अगर हमने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को अगर हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो आखिर उसके पीछे रीजन क्या था, क्यों बनाना पड़ा हमें इसे केंद्र शासित प्रदेश। क्या अगर हम इसको राज्य बना देते तो चलता नहीं? अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के बीच में जो खींचतान है और इसका बड़ा एक प्रशासनिक महत्व है, तब क्या हम चंडीगढ़ को हम ऐसे ही छोड़ देते या फिर हम इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान करते? बस इसलिए हमने इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख जैसे कि अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ा जो थ्रेट हमारा आता है वह सुरक्षा को लेकर आता है। पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। इसी वजह से 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 क्षेत्र बना दिया गया। तो अब इसकी जरूरत क्या थी कि हम लद्दाख को अलग से बना दें? हम क्यों ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र ही बना देते? इन सभी चीजों के पीछे क्या रीजन है हम उसको भी समझेंगे। जैसे कि हम दमन द्वीप और दादर नागर हवेली की बात करेंगे कि आखिर हमने इन दोनों को केंद्र पहले क्यों बनाया और साथ में अभी 2020 से इन दोनों का जो एक विलय कर दिया गया उसके क्या रीजन रहे, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्या रहा इसको जानेंगे। कुछ हम समझेंगे दमन द्वीप दादर नागर हवेली के बारे में, केंद्र के प्रशासन, कुछ मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। 239 39A 39A ए बी बी एंड 40 एंड 41 इन आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान पढ़ने हैं। हम देखेंगे कि जो हाई कोर्ट है बेसिकली वह कहां कहां पर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि लास्ट में 2-3 क्लासेस से आपको पहले ही एक जो क्वेश्चन है वह बता देती हूं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से हम बेसिकली क्लास की जो स्टार्टिंग है वह करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दिल्ली के लिए विशेष उपबंध क्वेश्चन, यूपीएससी का पीवाईक्यू हम देखेंगे। 2 क्वेश्चन आए और दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं आपके वो दिल्ली से रिलेटेड थे। कैसे हम राज्य और केंद्र की तुलना करेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए तो ये आपका आज का क्लास होगा। यहाँ पर जो सलाहकार समितियां हैं हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। केंद्र शासित प्रदेश है ना। अच्छा थोड़ा सा रुकते हैं, इसकी हम बात करेंगे क्योंकि इसमें कई ऐसे टर्म्स आएंगे। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये जो टर्म्स हैं वो हमें थोड़ा सा रुक के पढ़ने चाहिए। सो पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है वह आखिर क्या है ना, और ये कैसे जो है वर्तमान में अस्तित्व में आए, हम इसकी थोड़ी सी जो कहानी है वह जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी जो चर्चा है वह करेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, और अगर हम शुरुआत देखें तो आर्टिकल 1 से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस बात को समझो, राज्यों का संघ होगा। ये थोड़ी कहा केंद्र का संघ होगा। भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यही तो कहा गया है। इंडिया
है ना, जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो है वह नहीं आते हैं। उसके अलावा जब हम संपूर्ण भारतीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये जो भारत का क्षेत्र है, इंडिया की टेरिटोरी है, ये कंपैरेटिवली एक विस्तृत प्रावधान है। मतलब यूनियन ऑफ स्टेट से भी अगर हम कंपेयर करें तो ये ज्यादा विस्तृत शब्द है और इसमें राज्य और केंद्र दोनों शामिल हो जाते हैं। राज्य और केंद्र इसमें दोनों जो है वह शामिल हो जाते हैं। ठीक है, देखो तो शुरुआत में अगर हम देखें कि जब ब्रिटिशर्स थे उस वक्त आखिर क्या प्रावधान किए गए, है ना। अच्छा, लेकिन उसके पहले ये भी देख लो कि संविधान का जो आर्टिकल 1 है ये कहता है कि राज्य क्षेत्र होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम यूनियन ऑफ स्टेट की बात करें इस वर्ड में नहीं है, लेकिन आप आर्टिकल 1 और पार्ट 1 में बात करेंगे, उसमें भारत संघ और राज्य क्षेत्रों की बात की गई। तो यहाँ पर केंद्र इस शब्द में शामिल नहीं है, लेकिन अलग से यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की जो बात है वह की गई। और इसके अलावा भारतीय राज्य क्षेत्र में ऐसे भी जो राज्य है, ऐसे भी जो स्थान है वह शामिल हो जाएंगे जिनका भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी क्षेत्र जो है वह नहीं है। वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो 28 राज्य है, 28 स्टेट्स हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से? चलो तो हम जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दमनदीप दादर नागर हवेली, जो कि अब एक हो चुका है ना। छठा पांडिचेरी, सातवां लक्षद्वीप और आठवां अंडमान एंड निकोबार। कमेंट में बताओ कि इनकी जो कैपिटल्स हैं वह कौन कौन है। सो ठीक है, ये एट प्रेजेंट हमारे पास 8 केंद्र शासित जो प्रदेश है वह है। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ठीक है, तो देखो हमने क्या किया है कि जो राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्य तो भारत की संघीय व्यवस्था का सीधा हिस्सा है, लेकिन जो केंद्र होंगे, आखिर केंद्र का प्रशासन फिर कैसे चलेगा? तो ये जो केंद्र है ना, ये डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली रूप से ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरिटोरीज हैं, इन सभी को बेसिकली केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में यह रहते हैं। तो राज्यों का संघीय संबंध है। जब हम संघीय फेडरल की बात करते हैं, फेडरलिज्म की बात करते हैं, है ना, तब राज्यों का जो संबंध है वह कैसा है? संघीय संबंध है। लेकिन जब हम केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र का जो संबंध है वह कैसा है कि ये बेसिकली केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होंगे। राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासन बेसिकली किया जाएगा। हाँ, अपना एक जो प्रतिनिधि है, जो प्रशासक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल है या अन्य आयुक्त है ना, या फिर इस तरीके से यहाँ का जो प्रशासक है उसको नियुक्त किया जा सकता है। अलग अलग तरीके के प्रशासक होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली में उपराज्यपाल है ना, और अगर हम पांडिचेरी की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रशासक है। तो यहाँ पर देखो कि बेसिकली संघीय संबंध जो है, ठीक है, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ये जो केंद्र है, इसलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। ये डायरेक्ट नियंत्रण में है, इसलिए हम इसको केंद्र शासित प्रदेश जो है यह कहते हैं। और वर्तमान में हमारे यहाँ जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वह बेसिकली हैं। ठीक है, देखो अगर हम देखें तो ब्रिटेन, शुरुआत में देखो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान इस तरह के जो क्षेत्र है उनको अलग से एक आयुक्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो शुरुआत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इस तरह के जो क्षेत्र हैं, है ना, इनके लिए प्रॉपर जो नाम है बेसिकली वह दिया गया था और इन्हें आयुक्त क्षेत्र कहा जाता था। आयुक्त क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद देखो कि ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि स्वतंत्रता के बाद, बेसिकली स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में बेसिकली जो है वह डिवाइड किया गया था, है ना। 1950 में संविधान में हमने क्या किया था
कि राज्य और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, इस तरह के जो भी राज्य हैं उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया था, पार्ट ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद हम देखेंगे कि जो पार्ट सी और डी था, पार्ट सी और पार्ट डी, है ना, इसमें जो क्षेत्र शामिल थे उसको हमने क्या किया आगे, बेसिकली मतलब सी और डी पार्ट में जो प्रदेशों की श्रेणी रखी, वो बेसिकली आगे जाके यही केंद्र बनेंगे। तो पहले ये आयुक्त क्षेत्र थे, फिर हमने पार्ट सी और डी में रखा। अब लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कब से हुए, तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन याद है आपको क्या हुआ था इस वक्त, राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना, केंद्र और राज्यों की बात जो है वह की गई थी, फजल अली आयोग याद करो, शुरुआत में भाषा का गठन, भाषा के आधार पर गठन, ये सारी बातें हम कर चुके, जेबीपी कमीशन, धारा आयोग, ये सब बना। अंततः सरकार ने क्या किया कि फजल अली आयोग जो है वह बनाया, और फजल अली आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसके अंतर्गत हमने राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वह लेकर आए 1956 में, 7वां संविधान संशोधन। और फिर सी और डी के जो प्रदेश है इनको क्या कहा हमने, केंद्र शासित प्रदेश। क्या कहा, केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर। अब देखो आपको पता है कि शुरुआत में क्या था कि कुछ ऐसे राज्य थे जिनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था, जैसे कि पुर्तगालियों से हमने गोवा को आजाद करा, तो फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को। तो उस वक्त क्या था कि वहां पर केंद्र का जो नियंत्रण रखना था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो शुरुआत में कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिसे कि हमने केंद्र बनाया था, बाद में हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, है ना। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक बार कि ऐसे कौन कौन से स्टेट है जो शुरुआत में जो है वह केंद्र रहे, बाद में राज्य बन गए। तो यहां पर प्रारंभ में केंद्र, बाद में पूर्ण राज्य, बाद में इन्हें पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वह दिया गया। ठीक है, जैसे कि हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल, गोवा भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेट्स थे 3, 4, 5 एंड 6, जो कि जब पूर्ण राज्य बने उसके पहले ये केंद्र निर्धारित किए गए थे, इनको केंद्र घोषित किया गया था, है ना। एट प्रेजेंट अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में कितने हैं, 8 हैं। वर्तमान में 8 यूटीज हैं, यूनियन टेरिटोरीज हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब अगर ये केंद्र है, केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, राष्ट्रपति इस पे शासन करेंगे अपने प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से, तब डेफिनेटली इसकी जो प्रशासन की व्यवस्था है वह राज्यों से थोड़ी सी अलग होगी, है ना, थोड़ी सी अलग होगी। चलो, तो यहां पर देखो बच्चों, हम अगर इन 8 की बात करें तो देखो कि वर्तमान में 8 है ना। अच्छा, इसके रीजन क्या रहे, आखिर हम किसी एक जगह को, किसी एक क्षेत्र को बेसिकली क्यों आखिर हमें ऐसी आवश्यकता होती है कि हम उसे केंद्र शासित प्रदेश जो है वह बना देते हैं, है ना। तो यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, जैसे कि अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ही शुरू करें, है ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से, तो यहां पर प्रशासनिक विकास जम्मू कश्मीर इसको कब बनाया गया था, 2019 में, है ना, और लद्दाख को कब बनाया गया था, 2019 में। तो आखिर इनका रीजन क्या था, दोनों का रीजन अलग अलग है। अगर रीजन अलग अलग नहीं होता तब हम इन दोनों को एक ही यूटी बना सकते थे, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना सकते थे। क्यों आखिर हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली जो पॉपुलेशन और ये सारी चीजें हैं वो काफी अलग है। जम्मू कश्मीर में लोग, जम्मू कश्मीर अगर हम इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं वह कुछ अलग तरीके के हैं, और यहाँ पे जो जनसंख्या, अगर हम लद्दाख की बात करें तो ये यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल सिचुएशन, बहुत ठंडा प्रदेश है, ठंडा मरुस्थल है, और इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जनजातीय इलाका भी है, और इस तरह के बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत कम लोग जो है वह रहते हैं। इनके विशेष संरक्षण के उद्देश्य से, चूंकि काफी समय से ये लोग जो है वह मांग कर रहे थे कि हमें
संघ राज्य बनाया जाए, यूटी का दर्जा दिया जाए, तो इनको दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखो कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है प्रशासनिक विकास और सुरक्षा के उद्देश्य से, प्रशासनिक विकास व सुरक्षा के उद्देश्य से, ठीक है, व सुरक्षा के उद्देश्य से इसको जो यूनियन टेरिटोरी है वह बनाया गया। जब हम लद्दाख की बात करेंगे तो ये जनजातीय जो समुदाय थे यहाँ के, जनजातीय समुदाय, ठीक है, व इनकी हम ये देखेंगे जो ये भौगोलिक परिस्थितियां हैं या क्षेत्रीय सुदूरता है, क्षेत्रीय सुदूरता, क्षेत्रीय सुदूरता है ना, इसके कारण इसको यूटी बनाया गया। ठीक है, अब देखो ये 2019 में, अब हम अगर चंडीगढ़ और दिल्ली की बात करें, ठीक है, चंडीगढ़ और दिल्ली, तो दिल्ली 1956 में, दिल्ली जो है 1956 में, और जो चंडीगढ़ है वह 1966 में यूटी बना। ठीक है, अगर हम दिल्ली का विशेष कारण देखेंगे कि आखिर क्यों बनाया गया, तो प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, प्रशासनिक आवश्यकता, और ये क्या है आपका नेशनल कैपिटल रीजन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, देश की राजधानी है। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो आप देखेंगे कि लंबे समय तक जो पंजाब और हरियाणा का जो विभाजन हुआ था, है ना, पंजाब और हरियाणा का जो विभाजन हुआ था, उसके बाद चंडीगढ़ को इन दोनों की जो संयुक्त राजधानी है वह बनाया गया। चंडीगढ़ जो है वह एक केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है ना। तो यहाँ पर देखो कि चंडीगढ़ बेसिकली हम देखेंगे कि इसका जो कारण है वह भी कैसा है, प्रशासनिक जरूरतों का है, प्रशासनिक जरूरतों का है, और इसके अलावा हरियाणा और पंजाब की कैपिटल भी है, तो प्रशासनिक आवश्यकता के मद्देनजर। लेकिन हर जगह प्रशासन नहीं होता, कुछ ऐसी जगह होती है जो कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस होती है, इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लक्षद्वीप की बात करें और हम यहाँ पर अंडमान और निकोबार की बात करें, ठीक है, तो देखो अंडमान निकोबार को बेसिकली 1956 में, अंडमान निकोबार को 1956 में यूटी बनाया। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करेंगे, लक्षद्वीप को भी 1956 में बनाया, और इन दोनों का तो सेम ही रीजन था, चूंकि ये द्वीप भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हम देखेंगे कि काफी अगर जो सीमाएं हैं या फिर लोगों की आवाजाही है, तो इसका हमारे लिए सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। तो अगर मान लो देखो सामरिक महत्व के इस तरह के क्षेत्र है, तो आखिर हम उसको राजनीति के लिए क्यों छोड़ दें, हम स्थानीय राजनीति के लिए क्यों छोड़ दें, या फिर ये क्षेत्र भारत से अलग हो जाए हम इसके लिए क्यों छोड़ दें। तो हमने क्या किया, पहले ही जो प्रिवेंशन है चीजों को वह कर ली, हमने एक सुरक्षात्मक तरीका अपनाया, हमने केंद्र के नियंत्रण में इसको रख लिया। सो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली इसलिए हमने इसको शामिल करा था। ठीक है, क्लियर है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये बेसिकली इन दोनों को ही सामरिक महत्व के कारण हमने देखा था। साथ ही देखो शुरुआत में अगर मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इस तरह के जो राज्य थे, जो वर्तमान में राज्य हैं, पहले केंद्र हुआ करते थे, चूंकि वहां पे जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन था, और एक तरह से ऐसे जनजातीय इलाके की अगर वहां पे किसी तरह की प्रॉब्लम होती तो शायद राज्य नहीं संभाल पाएगा, केंद्र का वहां पे हस्तक्षेप जरूरी है, इसलिए केंद्र ने प्रत्यक्ष नियंत्रण में उनको रखा। तो अंडमान, लक्षद्वीप ये सब हो गया, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू, चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, अभी आपका पांडिचेरी, दमनदीप और दादरा नागर हवेली जो है वह बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो कि जब हम पांडिचेरी की बात करेंगे तो ये भी बेसिकली 1956 में बना था। ठीक है, पांडिचेरी 1956 में बना था, और बेसिकली इसका कारण है सांस्कृतिक विशिष्टता, क्योंकि पहले इस पे फ्रांसीसियों का शासन था, है ना, सांस्कृतिक विशिष्टता। तो हमें ये जो क्षेत्र है ना, हमें इसको ऐसी राजनीति से भी बचाना था, इस वजह से भी हमने इस तरह के जो क्षेत्र है उसको यूटी का दर्जा दे दिया। दमनदीप और दादरा नागर हवेली की बात करें 2020 तक,
ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, 2 यूटीज थे, है ना। जब हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 हुआ करती थी। अब ये 7 संख्या 9 कब हो गई थी? जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने तो 2 और जुड़ गए। लेकिन 2020 में जब इन दोनों को मर्ज कर दिया तो संख्या वापस से कितनी हो गई? 8 हो गई, है ना। 8 हो गई। तो पहले हम पढ़ते थे 29 राज्य, अब 29 क्यों नहीं है? क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, अब वह केंद्र हो गया, है ना। तो यहाँ पे इस संख्या को आपको याद रखना है कि वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 2020 के पहले तक हम देखेंगे कि 9 हो चुके थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन कर दिया था। ठीक है, अब देखो दमन दीप और दादर नागर हवेली को 2020 में अगर हमने जोड़ा तो यहाँ पर देखो कि इसको भी बेसिकली हम देखेंगे कि 2020 में अगर ये अस्तित्व में आया, मतलब दोनों कंबाइंड रूप से साथ में आए, इसका भी रीजन कल्चरल था, इसका भी रीजन था सांस्कृतिक विशिष्टता। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि जब हम किसी भी जो पार्ट है, क्षेत्र है, अगर हम इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित करते हैं, उसके पीछे कई रीजन होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि संस्कृति, कल्चर उसमें एक रीजन है ना। जैसे कि हमने जाना इसमें कि सामरिक महत्व जो है वह एक रीजन है। हमने जाना कि प्रशासनिक विकास, सुरक्षा एक बहुत बड़ा रीजन है। चूंकि जम्मू कश्मीर की सीमा से आप देखेंगे कि सीमा पार आतंकवाद पाकिस्तान बार बार कर रहा है, तो इस क्षेत्र में ठीक तरीके से कंट्रोल और चीजों के लिए काफी जरूरी था। ठीक है, जनजातीय क्षेत्र के समुदाय और क्षेत्रीय सुदूरता को ध्यान में रखते हुए जरूरी था। अब चूंकि लद्दाख का जो डेमोग्राफी, लद्दाख का जो जनसंख्या और चीजें थी, वह संरचना जो थी वह काफी अलग थी जम्मू और कश्मीर से, इसलिए हमने क्या किया कि इसको 1 यूटी ना करके 2 यूटी कर दिया। और लद्दाख के चूंकि लोगों की डिमांड काफी समय से थी, अभी भी लद्दाख के बारे में आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो सोनम वांगचुक है, जैसे कि आपने 3 इडियट मूवी आपने जो देखी है, जिसमें कि आमिर खान का जो कैरेक्टर है ना, वो बेसिकली उसी से इंस्पायर है। ठीक है, रैंचो वाला कैरेक्टर है। तो उनके द्वारा भी आप देखेंगे 21 दिन का व्रत भी रखा था। उसके बाद लद्दाख के लोगों ने, महिलाओं ने व्रत जो है वह भी कुछ चीजों को, आंदोलन को कंटिन्यू रखा, ताकि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का जो दर्जा है बेसिकली वह दिया जाए। तो यहाँ पर देखो ये सारा केंद्र का पूरा सिस्टम है। तो अब आपको याद रहना चाहिए कि अगर प्रश्न आता है कि केंद्र की बात कहाँ की गई, संविधान में कहाँ की गई, कब से केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, तो 1956 7वां संविधान संशोधन से जो ये प्रदेश थे, जो कि पहले 1950 जब संविधान लागू हुआ था, उस वक्त हमने इसको पार्ट सी, पार्ट डी में रखा था, और ब्रिटिशर्स के द्वारा आयुक्तीय राज्यों में रखा गया था, आयुक्तीय प्रदेशों की श्रेणी में रखा था। उसको हमने बाद में केंद्र शासित प्रदेश कहा। इसको बनाने के कुछ रीजन है, जैसे कि सांस्कृतिक रीजन है, जैसे कि प्रशासनिक आवश्यकता है, जैसे कि सुरक्षा की आवश्यकता है, जैसे कि सामरिक महत्व है, और हमारी प्रशासकीय या फिर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, वह तो पूरे देश की राजधानी है, तो इसके लिए विशेष प्रावधान जो है वह किए गए हैं। ठीक है, आया समझ में। तो एक बात और देखो कि अगर हम बाकी राज्यों की अगर बात करें, तो राज्य जो है वह केंद्र के साथ शक्ति विभाजन में सहभागी होते हैं। एक तरह से कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वह विषयों में किया गया, सूचियों में किया गया। 3 सूचियां हैं, राज्य, संवर्ती, केंद्र, है ना। तीनों सूचियों में किया गया। तो राज्य को यह अधिकार है कि वह संवर्ती सूची और राज्य सूची में जो विषय है, जो भी विषय शामिल है, उस पर अपना उसका कंट्रोल रहता है कि ठीक है, आप उस पर एक्ट, आप उससे अधिनियम जो है वह बनाइए। लेकिन केंद्र सूची के विषयों पे जो अधिकारिता है वह केवल केंद्र की है। तो राज्य बेसिकली क्या कर रहे हैं कि केंद्रों के साथ एक जो शक्ति का साझा है या संघीय व्यवस्था को साझा कर रहे हैं, है ना, शक्तियों के विभाजन में सहभागी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी संघीय व्यवस्था राज्यों के साथ है, संघीय व्यवस्था, लेकिन केंद्र के साथ हमारी जो व्यवस्था है वह एकाकी व्यवस्था है। कैसी है? एकाकी। एकाकी क्यों है? क्योंकि ये केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में जो है वह जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो केंद्र शासित प्रदेश क्या है कि जो कि केंद्र के सीधे नियंत्रण में है, और इसलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। जो केंद्र के सीधे नियंत्रण में हो, जो केंद्र के सीधे, जो केंद्र के सीधे नियंत्रण में हो, है ना, वही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इतना क्लियर हुआ? एक स्क्रीनशॉट ले लो, और जो ये सारी चीजें हैं थोड़ा सा आप ये जो सन है, ईयर है, इसको याद रखना। एटलीस्ट अभी वर्तमान में जो ये 8 है ना, इनका जरूर याद रखो। ठीक है,
चलिए, क्लियर है? थोड़ा सा आगे चले तो रीजन आपके हो चुके हैं। तो गठन विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया, तो हमने जाना कि दिल्ली चूंकि प्रशासनिक आवश्यकताएं थी और इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है। अंडमान निकोबार की बात की कि 1956 में हुआ। अच्छा देखो, ऐसे याद करते हैं, जैसे कि आपने 1956 के ये अंडमान निकोबार, दिल्ली है ना, इसके अलावा आपने लक्षद्वीप और पांडिचेरी की बात कर ली। तो यहाँ पर आपके ये जो चार चार तो याद हो गए, अब बचे चार, चार बच गए ना। तो अभी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है वो 2019 में आया। अब 19 में आया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो विभाजन है वह किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 19 को याद रख लीजिए। अब आपके पास दादर नागर हवेली बचता है। दादर नागर हवेली तो रिसेंटली 2020 में विलय हुआ जम्मू कश्मीर के बाद, इसको लगा देना। तो आपके 7 तो हो गए, एक आपका चंडीगढ़ बच जाता है। तो ये 56 है तो वो 66 है। दिल्ली से उसको चाहो तो याद रख लो कि जो यहाँ पर दिल्ली, अंडमान, लक्षद्वीप और पांडिचेरी है। ठीक है, या फिर ऐसे याद रखो कि लक्षद्वीप, अंडमान और पांडिचेरी पास में ही है ना, वो नीचे साउथ पे ही है ना। तो ऐसे याद रखो कि इन तीनों का 1956 है, दिल्ली के साथ 1956 है, फिर 1966 में चंडीगढ़ को याद रख लो। तो इस तरीके से आपको जो चीजें हैं वह आसानी से याद रह जाएगी। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ? अब देखो, चूंकि हम केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात जो है वह कर रहे हैं, है ना, अब थोड़ी सी चर्चा हम और करते हैं, फिर प्रशासन पे आएंगे और फिर दिल्ली के प्रशासन पे आएंगे, फिर हम आंसर राइटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो कि बेसिकली जब हमने कारणों की बात कर ली है ना, अब हम जम्मू कश्मीर की बात करनी है हमें। तो जम्मू कश्मीर का मैंने आपको बता दिया 2019 वाला मामला था, है ना, राज्य पुनर्गठन वाला जो चैप्टर है उसमें भी उसको विस्तार से हमने पढ़ा होगा। अभी हम पढ़ते हैं 2020 में कि जो दमन द्वीप है और दादर नागर हवेली है, इन दोनों का बेसिकली जो विलय है वह हो गया। तो 2019 में आया था, 26 जनवरी 2020 से इसको लागू किया गया था। 26 जनवरी 2020 से बेसिकली इसको लागू किया गया। और जो दमन द्वीप और दादर नागर हवेली दो अलग अलग केंद्र हुआ करते थे, तब भारत में केंद्र की संख्या जो है वह 9 हुआ करती थी। लेकिन बाद में जैसे ही इन दोनों का मर्जर हुआ उसके बाद संख्या 8 हो गई। ठीक है, तो देखो इन दोनों क्षेत्रों की अगर हम कुछ विशिष्टताओं की बात करें कि लंबे समय तक इन दोनों ही क्षेत्र पर बेसिकली जो पुर्तगाली है उसका शासन जो है वह रहा, पुर्तगालियों का। ठीक है, दिसंबर 1961 में ही दोनों को पुर्तगाली शासन से जो आजादी है वह मिली थी। और 61 से 87 तक की हम बात करेंगे तो जो दमन द्वीप है वह गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। गोवा आपको पता होगा कि आर्टिकल 44 जो वर्तमान में यूनिवर्सल सिविल कोड की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। ठीक है, वो बेसिकली कहां पर लागू है? केवल भारत के एक स्टेट जो कि गोवा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि बेसिकली हम देखेंगे कि गोवा से जुड़ा हुआ था पहले दमन द्वीप, मतलब इसका एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1987 में जब गोवा को राज्य बना दिया गया, इसकी स्थिति चूंकि अलग थी, हमें इस पे ज्यादा कंट्रोल करना था, तो गोवा को तो हमने फिर भी छोड़ दिया, बट हमने इसको नहीं छोड़ा। सो बेसिकली हमने इसे अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया। ठीक है, अब देखो आखिर इन दोनों के मर्जर के कारण क्या थे। तो सरकार का, वर्तमान सरकार का नारा है कि न्यूनतम शासन और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, है ना, सरकार कम हो शासन ज्यादा करे। और इसी के अंतर्गत क्या किया? अच्छा ये बताओ कि 2 यूटीज होंगे, 2 सचिवालय होंगे, अलग अलग सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, अलग अलग इनके डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग इनके बजट और सारी चीजें होंगी। और इन्हीं सभी चीजों के चलते चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ का प्रशासन जो है वह कंपैरेटिवली थोड़ा सा बाकी जगह से टाइट होता है, ज्यादा अधिकारियों की आवश्यकता होती है, इस वजह से यहाँ के खर्चे भी बहुत ज्यादा थे, बट उसका कोई एक सार नहीं था। और इन दोनों के बीच की महज दूरी शायद 30 या 35 किलोमीटर है। जनसंख्या भी दोनों की मिला दे तो बहुत कम है, और दोनों की संस्कृति भी सेम है। तो फिर हमने दोनों को केंद्र क्यों रखा, अलग अलग क्यों रखा? जोड़ ही दो तो एक सचिवालय हो जाएगा, एक ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर देखो कि केंद्र सरकार के अनुसार अगर हम दमन द्वीप और दादर नागर हवेली की बात करें तो इसका उद्देश्य मेनली ये है कि जो सेवा दक्षता है उसमें सुधार करना, और कागजी कार्रवाई के कारण बेसिकली जो एक टाइम वेस्ट होता था, जो चीजें लैंदी हो जाती थी, जो चीजें टफ हो जाती थी, उसको ठीक करना, है ना। इसके अलावा
अच्छा, नागरिकों को सेवाएं बेहतर देना, और सेवाएं कैसे बेहतर देना, तो वर्तमान सरकार का नारा न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, इस नीति को ध्यान में रखा गया। कहा कि भाई आबादी भी बहुत कम है और यहाँ पर इसका जो एरिया है, भौगोलिक एरिया, वह भी बहुत कम है, दोनों की संस्कृति भी एक जैसी है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वह भी काफी कम है। तो अधिकारियों की सेवाओं का कुशलता पूर्वक उपयोग करने के लिए क्या किया कि दोनों को बेसिकली हमने एक में ही शामिल कर दिया। ठीक है, इन केंद्र शासित प्रदेशों में दो अलग अलग संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी और इससे बहुत दोहराव होता था, सेवा प्रदान करने में अक्षमता होती थी, धन का अपव्यय होता था। तो हमने इन्हीं सभी चीजों से बचने के लिए क्या किया कि दमन दीव और दादर नागर हवेली को 2020 में एक कर दिया। तो विधेयक 2019 था, अधिनियम 2020 में आया। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं और प्रशासन की बात करते हैं। आप केंद्र शासित प्रदेश समझ गए, जम्मू कश्मीर और इनके बारे में, दमनदीप, दादर नागर हवेली, चूंकि 19-20 रिसेंटली बने, रिसेंटली ही कहेंगे अगर 4-5 साल में इतने बड़े चेंजेस हुए हैं तो, है ना, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश हम रोज तो गठन करते नहीं है, तो ये स्पेशल ही हुआ हमारे लिए। तो हमने इसको पढ़ लिया, कारण और सारी चीजें जान ली। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आखिर ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका प्रशासन कैसे चलेगा। याद करो, केंद्र और मतलब हम राज्यों की बात तो कर चुके हैं कि राज्यों का प्रशासन जो है वह कैसे चलेगा। वहां पे राज्य विधानमंडल होगा, बाइकैमरल सिस्टम होगा, यूनिकैमरल भी हो सकता है, केवल 6 ही जो राज्य है उसमें जो है वह द्विसदनीय व्यवस्था है कि विधान परिषद भी, विधानमंडल भी है ना। और इस पे राज्य सरकार के जो है कि किन विषयों पर बेसिकली वह किन विषयों पर वह डिसीजन ले सकती है, वो सारी चीजें भी तय थी। लेकिन जब हम केंद्रों की बात करेंगे तो केंद्र का जो प्रशासन है वह कंपैरेटिवली थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना। सो हमने अब तक एक लाइन हमारे पास है कि बेसिकली जो केंद्र के सीधे नियंत्रण में रहे उसको हमने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना है। अब आगे हम जानेंगे इसके आगे कि इसका जो प्रशासन है बेसिकली वह आखिर कैसे चलेगा। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर भी लिख लेंगे, है ना। तो अभी तक हमने क्या जाना कि जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये केंद्र के सीधे नियंत्रण में होती हैं। केंद्र के सीधे केंद्र के सीधे नियंत्रण में होती हैं और यही कारण है कि हम इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगर हम ये देखें कि बेसिकली संविधान में इसकी जो व्यवस्था है या प्रशासन की जो व्यवस्था है वह कहां पर की गई है, तो आपको याद रखना है कि इसमें संविधान में भाग 8, ठीक है, और जब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, भाग 8 है ना, और यहाँ पे जो आपका आर्टिकल है 239 से लेकर 241 तक, 239 से लेके 241 तक का जो प्रावधान है बेसिकली वह इस संदर्भ में किया गया है। सबसे पहली बात तो इसमें यह कही जाती है कि इसका प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के द्वारा होगा। प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के, आप केंद्र के नियंत्रण में तो है, पर केंद्र के नियंत्रण में कैसे, क्या संसद इसके लिए डायरेक्ट काम कर रही है, फिर राष्ट्रपति जो है वह डायरेक्ट रूप से इस पर प्रशासित कर रहे हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का जो प्रशासन है बेसिकली वह चल रहा है, तो सीधे तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ का जो प्रशासन है वह संचालन हो रहा है। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रपति के द्वारा तो संचालन हो रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति सीधे राष्ट्रपति द्वारा, है ना। लेकिन देखो कि इसमें राष्ट्रपति द्वारा तो प्रशासन हो रहा है, पर यहाँ पर प्रशासक द्वारा एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है जो कि इस तरह के संचालन का जो काम है वह किया जाएगा। और इस प्रशासक को कई नामों से जाना जाता है, कहीं पर उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, कहीं पे प्रशासक, कहीं पे मुख्य आयुक्त कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि आखिर कहां पर क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रशासक है बेसिकली इसे कई नाम से जाना जाएगा। तो कहाँ उपराज्यपाल और कहाँ प्रशासक कहा जाएगा,
जैसे कि दिल्ली में बार बार आप लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में तो सुन ही लेते हैं, है ना। तो उपराज्यपाल और प्रशासक, ये दोनों नाम जो इसके चलते हैं, कहाँ प्रशासक कहाँ उपराज्यपाल होगा, इसको जरूर याद रख लो, है ना। ये ऐसा एक टॉपिक है कि मतलब बच्चे जो है वे ज्यादा कंफ्यूज में होते हैं। सो देखो, प्रशासक की बात करेंगे तो चंडीगढ़ दादर नागर हवेली है, चंडीगढ़ दादर नागर हवेली दमन दीव, है ना, दादर नागर और दमन दीव, यहां पर बेसिकली प्रशासक कहा जाएगा। इवन लक्षद्वीप भी इसमें आएगा, ठीक है। आप सोचेंगे लक्षद्वीप है तो अंडमान निकोबार भी होगा, नहीं, अंडमान निकोबार इस तरफ है। उपराज्यपाल की शुरुआत हम करते हैं दिल्ली से, ठीक है। तो दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, अंडमान है, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, पहले पांडिचेरी था, बाद में अभी नाम इसका क्या है, पुडुचेरी हो गया है, ठीक है। इसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर आपका रह गया ना, तो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इन जगहों पर बेसिकली राष्ट्रपति जो है वह उपराज्यपाल के माध्यम से प्रशासन कर रहे हैं। और ये जो चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली दमन द्वीप है और लक्षद्वीप है, बेसिकली इन 3 जगह पर जो वो प्रशासन कर रहे हैं वह प्रशासक के माध्यम से कर रहे हैं। तो प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में है, ये बात तो सही है, बट राष्ट्रपति यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक प्रशासक के द्वारा यहाँ पे जो शासन है वह कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। एक बात और जानो, अब ये जो प्रशासक है इसकी स्थिति क्या होगी, क्या ये राज्यपाल है, राज्यों में तो राज्यपाल थे, पर ये जो प्रशासक है इसकी स्थिति क्या है ये बताओ। ये जो प्रशासक है, प्रशासक की स्थिति क्या होगी। जैसे कि राज्यपाल तो हम कह देते हैं कि संवैधानिक प्रमुख है, अगर हम राज्यों के राज्यपाल से इसका कंपैरिजन करें, प्रशासक और राज्यों का राज्यपाल, तो राज्यपाल तो बेसिकली क्या है, संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है। पर प्रशासक की स्थिति क्या संवैधानिक प्रमुख की होगी, नो। तो ये क्या है, केंद्र का एजेंट है, राष्ट्रपति का बेसिकली हम कह सकते हैं एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, एक क्या केंद्र का एजेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रशासक है केंद्र शासित प्रदेशों में वो बेसिकली राज्यपाल की तरह होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो यहां पर इसकी स्थिति के बारे में हमें याद रखना है क्या, कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन तो राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होगा, लेकिन वे प्रशासक के माध्यम से कर रहे, और प्रशासक को कई नामों से जाना जा सकता है, बट ये प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होगा, राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होगा। तो केंद्र का एजेंट है, राष्ट्रपति का एजेंट है, कार्यकर्ता है ना। इसके अलावा राज्य का प्रमुख नहीं होगा, राज्यपाल तो राज्य का प्रमुख ही था ना, ये राज्य का प्रमुख नहीं होगा या केंद्र का प्रमुख नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये केवल एक एजेंट की भांति ही जो काम है बेसिकली वह कर रहा है। तो केंद्र का प्रशासन आर्टिकल भाग हमने देखा, राष्ट्रपति की बात कर ली, उपराज्यपाल प्रशासक, और राज्यपाल से हमने एक तुलना है जो यह देखी, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो प्रशासन की चूंकि बात हो रही है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे केंद्र है जहां पर विधानसभा भी है ना, कुछ ऐसे केंद्र है जहां पर क्या है, विधानसभा है, उसकी हम बात करते हैं। जैसे कि केंद्रों का प्रशासन, है ना, 2-3 बातें वहां समझ ली, 2-3 बातें और समझ। तो यहाँ पर एक तो हम देखेंगे कि किसका विधानमंडल है, न्यायपालिका क्या है, और कुछ और बातें, ठीक है। तो देखो अगर हम विधानसभा की बात करेंगे तो कुछ जगह की स्थिति जटिल हो जाती है कि अब केंद्र तो है लेकिन इनका अपना विधानमंडल भी है, केंद्र तो है
अब जब केंद्र है राष्ट्रपति के द्वारा एक तरह से शासित है, प्रशासक है, उपराज्यपाल है, उसके बाद भी आपने यहाँ पे विधानमंडल बना दिया, और जब विधानमंडल बना दिया तो एक तरह से दो सरकारें होगी, और जब दो मतलब दो ऐसे सरकार के मान लीजिए प्रमुख हो रहे हैं, तब आपको जो प्रॉब्लम है वह होगी, है ना, शासन करने में जो प्रॉब्लम है वह होगी। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि विधानसभा कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहली विधानसभा जो है वह पांडिचेरी में आई थी, ना कि दिल्ली में, ठीक है। पांडिचेरी है, दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की भी विधानसभा है, पांडिचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो पांडिचेरी की विधानसभा 1963 में बनी, दिल्ली की विधानसभा 1992 में बनी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा 2019 में बनी। अच्छा, अगर मैं आपको नंबर ऑफ मेंबर्स भी बताऊं कि कितने सदस्य बेसिकली होंगे, मेंबर्स कहां पर कितने हैं, तो जो पांडिचेरी है यहां पर होंगे 30 सदस्य। दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली की विधानसभा में 70 सदस्य होंगे, और 83 जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो सदस्य वह होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विधानमंडल इन तीनों राज्यों का है, पांडिचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्लियर है, पांडिचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। अब देखो एक बात और देखो कि बेसिकली जब हम इस विधानमंडल के अधिकार जो है वह क्या है, हम 3 सूचियों की बात करते हैं, प्रशासन की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये तो देखेंगे कि आखिर ये जो विधानमंडल है अगर जहां पर भी है तो वहां पे नियम बनाने का अधिकार किसको है और किन विषयों पे है। तो 3 सूचियों में हम देखेंगे कि आपका संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है। तो राज्य के संदर्भ में क्या व्यवस्थाएं देखी थी, हमने जाना था कि जब कोई राज्य है वहां पर प्रशासन अगर हो रहा है या राज्य को जो अधिकारिता है वह राज्य और संवर्ती सूची के विषयों पर है। संघ के संदर्भ में अधिकारिता, संघ के विषय जैसे कि नागरिकता, जनगणना, है ना, इस तरह के अगर विषयों की बात करें तो संघ के पास अधिकार है कि वह इन विषयों के संदर्भ में नियम बनाए, केवल अधिकारिता संघ की है। राज्य की बात करेंगे तो राज्य की व्यवस्थाएं अलग है। तो यहाँ पर देखो संवर्ती सूची में हमने बात की थी कि संवर्ती सूची में जो भी विषय शामिल है उस पे संघ और राज्य दोनों के द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं, जैसे कि जो शिक्षा है वह संवर्ती सूची का विषय अब हो गया, है ना। तो राज्य और संघ दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरीके से कोई विवाद होता है तो जो संघ के नियम है वो ज्यादा प्रभावी माने जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 3 सूचियों की हमने बात की, लेकिन जब हम केंद्र के संदर्भ में देखेंगे तब थोड़ा सा मामला जो है वह बिगड़ जाएगा। जरा इस क्वेश्चन को देखो, केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियों के विषयों पर विधि बना सकता है। संसद की इस शक्ति का विस्तार दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर तक नहीं है, क्योंकि इन तीनों केंद्र में अपनी विधायिका मौजूद है। ये स्टेटमेंट आपको तर्कपूर्ण भी लग सकता है, अगर हमें व्यवस्थाएं नहीं पता और हमने ठीक तरीके से चीजों को नहीं देखा था, नहीं पढ़ा था, तो आपको ना ये स्टेटमेंट सही लग सकता है कि ठीक है ना, तीनों की अपनी विधानसभाएं हैं तो उनके पास ही तो अधिकार हो गए। राष्ट्रपति केवल अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप के प्रशासन और शांति विकास के लिए विनियमन जो है वह बना सकता है, ठीक है। अभी आपको इसमें बताना है कि इसमें ठीक है, आपको बताना है कि इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा है। आप इसे सही स्टेटमेंट बताइए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपके ऑप्शन चेंज कर दूं, इसमें कर देती हूँ केवल एक, इसमें कर देती हूँ 2 और 3, है ना, इसमें कर देती हूँ 3 और 1। अब जाके आप इसका आंसर दो कि अगर मैं आपसे कहूं कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में इस पर विचार कीजिए और आप ये बताइए कि इसमें सही ऑप्शंस जो है वह आखिर कौन से हैं। देखो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को देखो, ये सही स्टेटमेंट है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियों के विषयों पर विधि बनाने का जो अधिकार है वह संसद का है, ठीक है। यूटीज के संदर्भ में तीनों सूचियों पर
तीनों सूचियों पर नियम बनाने का अधिकार, नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, संसद के पास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने नोट कर लिया। आगे देखो, सेकंड स्टेटमेंट की जब हम बात करेंगे कि चूंकि इन तीनों जगहों पर अपनी विधायिका मौजूद है, इसलिए इस शक्ति का विस्तार इन तीनों केंद्र में नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड रॉन्ग इसलिए है क्योंकि दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर में अपनी विधायिकाएं जरूर है, बट इनमें भी जो तीनों सूचियां है उस पर नियम बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है। ठीक है, अब देखो लास्ट ये कहता है कि राष्ट्रपति केवल जो विनियमन है वह शांति विकास के लिए बना सकता है, केवल अंडमान निकोबार के लिए, ये भी गलत हो गया। तो यहां पर देखो इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लो कि राष्ट्रपति बेसिकली जो है वह किस किस के लिए विनियमन बना सकते हैं। तो चाहे हम अंडमान की बात करें, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, बड़ा नाम हो गया ना इसका जुड़ने के बाद, दादर नागर दमन द्वीप। ठीक है, तो इस पे बेसिकली, अच्छा इसके अलावा आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो राष्ट्रपति हैं बेसिकली वो शांति विकास के लिए नियम बना सकते हैं या अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं, शांति व विकास के लिए रूल्स बना सकते हैं या यहाँ पर अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। अच्छा देखो कि अब जो यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा जो नियम बनाया जा रहा है या जो अधिनियम लाया जा रहा है या अध्यादेश लाया जा रहा है, तो उसकी आखिर वैल्यू क्या होगी? तो राष्ट्रपति द्वारा पारित नियम या अध्यादेश, पारित अध्यादेश, ठीक है, ये विधानमंडल के अधिनियम की तरह ही प्रभावी होगा, ये विधानमंडल के एक्ट की तरह, विधानमंडल के एक्ट की तरह ही क्या होगा? ये प्रभावी होगा, संसद के अधिनियम की तरह ही प्रभावी होगा, संसद के एक्ट की तरह ही ये प्रभावी होगा। क्लियर है इतना? आगे चले, चलो ठीक है, तो तीनों सूचियों की हमने यहां पर बात कर ली केंद्रों के प्रशासन के संदर्भ में। अब देखो एक इसमें पॉइंट आता है कि किसमें उच्च न्यायालय है, किसमें नहीं है। उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना, तो हम यहां पर जब हाईकोर्ट की बात करेंगे ना, तो केवल दिल्ली का हाईकोर्ट है, बाकी का कोई और है। ठीक है, तो केवल हम देखेंगे कि दिल्ली का बस अपना उच्च न्यायालय है, केवल दिल्ली का ही अपना हाई कोर्ट है और इसकी स्थापना 1966 में जो है उसमें की गई थी। ठीक है, तो देखो बाकियों के जो उच्च न्यायालय है वह कहां पर है? जैसे कि अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें, आप सोचेंगे आप बहुत दूर जाना पड़ेगा आपकी सोच को, कलकत्ता जाओ, तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट है ना, मतलब इसका जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया होगा वह अंडमान निकोबार का होगा। खैर यहाँ पर कोई केद है, तो यहाँ पर कोई किसी तरह का अगर विवाद है अंडमान निकोबार का, तो आपको कहाँ पर देखना पड़ेगा? कलकत्ता में देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, तो पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो इसमें आएगा, पंजाब हरियाणा। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करेंगे, केरला हाई कोर्ट में आ जाएगा इसका ज्यूरिसडिक्शन एरिया, केरल हाई कोर्ट में आ जाएगा। पांडिचेरी की बात करेंगे, मद्रास में आ जाएगा, पांडिचेरी की बात करेंगे कहां पर आ जाएगा? ये मद्रास में आ जाएगा। ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर का तो चलो ठीक है, जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट भी है, जम्मू कश्मीर में बेसिकली विधानसभा भी है ना, तो लद्दाख का जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया है वह क्या है? जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, लद्दाख, ठीक है, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और छठा जो है आपका दिल्ली हो गया कि केवल दिल्ली जो है इसका ही अपना है। ठीक है, अच्छा आप सोचेंगे हाँ दादर नागर हवेली दमन द्वीप छूट गया है ना,
उसका क्या है, उसका मुंबई हाई कोर्ट है। ठीक है, दादर नागर हवेली और दमन दीव की अगर हम बात करें बेसिकली, तो यहाँ पर उसका जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया है वह किस दायरे में आएंगे, तो ये आएंगे आपके बंबई उच्च न्यायालय के दायरे में। तो इसको भी खैर लिख ही लो, नोट ही कर लो, दादर व दमन, इसका हाई कोर्ट क्या होगा, बंबई हाई कोर्ट। वैसे मुंबई हो चुका है ना, बट कई जगह आपको बंबई भी मिल जाता है। ठीक है, ये केंद्रों के प्रशासन की स्थिति की हमने बात कर ली कि विधानमंडल कहाँ पर होगा तो कैसी व्यवस्थाएं होंगी, हाईकोर्ट कहाँ पर होगा, विधानसभा कहाँ पर होगी, राष्ट्रपति क्या है, वह किस किस के लिए नियम जो है वह बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अच्छा, एक बात और देखो कि जब हमने शुरुआत में देखा था कि जो संविधान का आर्टिकल 1 है वो राज्य क्षेत्र की 3 श्रेणियों की बात करता है, एक राज्य है, दूसरा केंद्र है, तीसरे में शामिल है ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण कर लिया जाता है। बट याद रखना कि जो हमने क्षेत्र अधिग्रहित मान लीजिए अगर किए हैं, जैसे कि पांडिचेरी को एक तरह से अधिग्रहित किया फ्रांसीसियों के बाद, है ना, तो वो बेसिकली उसके लिए कहीं अलग से प्रावधान नहीं है। उस अधिग्रहित क्षेत्र को हम केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासन के नियम है, विनियमन है, उन्हीं के अंतर्गत बेसिकली हम इसको जो है वह कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो थोड़ा सा आर्टिकल्स देखें। तो हमने संघीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की। संघीय क्षेत्रों का प्रशासन किसमें लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 239 है। 239 ए की बात करेंगे तो कतिपय संघीय क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधायिका या मंत्री परिषद, तो विधायिका, विधानमंडल, मंत्री परिषद की बात हमने अभी की है ना, जैसे कि पांडिचेरी की है, दिल्ली की है, आर्टिकल 239 ए में वो आ गया। अभी हम बात करने वाले, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दिल्ली का। तो यूपीएससी ने सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा और मेंस में भी मैं आपको 2 क्वेश्चंस बता देती हूँ। यूपीएससी ने सीधे, आप देखेंगे कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री सीएम की अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल, तो इन दोनों के बीच में एक लंबे समय से जो विवाद है वह रहा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार इस चीज को जस्टिफाई भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार लोकतंत्र और इस प्रक्रिया को ठीक करने के लिए डिसीजन भी दिए गए। तो दिल्ली से संबंधित प्रावधान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे देश की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। 239 ए में इसके जो प्रावधान है वे दिए गए हैं। ठीक है, अब ए बी की बात करेंगे तो संवैधानिक तंत्र की विफलता, अभी हम पढ़ेंगे इसको, कि अगर मान लो राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र जो है वह जब फेल हो जाता है, राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, 356 लगा दिया, क्या ऐसी ही कुछ व्यवस्था यहाँ भी है। ठीक है, ए 239 बी की बात करें तो इसमें शामिल है विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासन के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति और प्रशासक। 240 की बात करेंगे, कतिपय संघीय क्षेत्रों की विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, वही जो हमने देखा कि अंडमान निकोबार है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, तो अच्छी सरकार के प्रशासन के लिए विनियमन करना राष्ट्रपति के पास है, और ये आर्टिकल 240 है। 241 कहता है कि संघीय क्षेत्रों के लिए जो हाई कोर्ट है वह होगा, है ना, संघीय क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट की जो बात है वह की गई। तो यहाँ पर आपको जो आर्टिकल है वह याद रखना है, हाई कोर्ट की बात आपकी कहां पर है, आर्टिकल 241 में। ठीक है, हाई कोर्ट की बात कहां पर है, 241। क्लियर है। चलो अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे दिल्ली के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, दिल्ली के लिए विशेष उपबंध। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 69 संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनिवार्यताओं और विसंगतियों यदि कोई हो उस पर चर्चा कीजिए, और जिसके कारण हाल ही में दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उपराज्यपाल, निर्वाचित प्रतिनिधियों, जैसे कि दिल्ली विधानसभा में अगर 70 मेंबर्स हैं, वहां की जो मंत्रिमंडल है वो 10% होगी, मतलब केवल 7 ही होंगे, सीएम को मिला के उनकी जो मंत्री परिषद है 6 अन्य मंत्री होंगे, है ना, तो केवल 7 की मंत्री परिषद बनेगी। तो 69 जो संविधान संशोधन अधिनियम आया, उसकी अनिवार्यता और उसकी कुछ विसंगति, कमियों को बताना है, और ये बताना है कि आखिर जो निर्वाचित है जो सरकार और उपराज्यपाल की संस्था के बीच में जो टकराव हुआ कई बातों को लेके, क्या आपको लगता है कि भारत की संघीय राजनीति के कामकाज में एक नई प्रवृत्ति को जो है वह इससे जन्म मिलेगा। ठीक है, तो 69 संविधान, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो संविधान संशोधन है वह आखिर संबंधित किस चीज से है। ठीक है, अब एक और मैं आपको क्वेश्चन बताती हूं,
केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के पीछे क्या कारण है ना, केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के पीछे क्या कारण है, और दिल्ली के संबंध में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के संदर्भ में किए गए कुछ विशिष्ट प्रावधान और विनियमों का उल्लेख करके आपको बताना है कि क्या दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का जो दर्जा है बेसिकली वह दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जो है वह अपने इस पहले वाले क्वेश्चन की करते हैं, जो हम सबसे फर्स्ट भी देख चुके हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ पर आप जो शुरुआत है वह कुछ ऐसे कर सकते हैं कि भारत की संघीय प्रणाली में बेसिकली हमने राज्यों के साथ तो शक्तियों को साझा किया है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है इस पे केंद्र का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रशासक या उपराज्यपाल बनाए जाते हैं उनके द्वारा ये नियंत्रित होगा, सीधे वैसे केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहेंगे। तो अब यहाँ पर आपने इसमें बेसिकली क्या किया कि एक जो परिभाषा है वह आपने बता दी। ठीक है, परिभाषा के बाद आपने क्या किया, इसमें कारण भी पूछे गए हैं कि आखिर जो कारण है वह कौन कौन से होंगे। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा कारण जो है वह बता दिया कि आपका राजनीतिक व प्रशासनिक कारण है, जैसे कि चंडीगढ़ है, दिल्ली है। ठीक है, और नाम जरूर लिखना है। इसके अलावा आपने लिख दिया कि सामरिक कारण है, सामरिक कारण में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। इसके अलावा आप ये लिख दें सुरक्षा संबंधी कारण है, सुरक्षा संबंधी कारण में आप लिख सकते हैं जम्मू कश्मीर। आप लिखिए कि सांस्कृतिक विशिष्टता एक कारण है, सांस्कृतिक विशिष्टता, है ना, सांस्कृतिक विशिष्टता एक कारण है। ठीक है, आपने इस तरीके से कुछ रीजन बना दिए और आगे जो स्टेट के नेम है वे आपने लिख दिए। अब आगे इसमें पूछा गया है कि बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कुछ विशिष्ट प्रावधान जो है वह क्या है, इस संदर्भ में आपको कुछ बातें जो है बतानी है। ठीक है, तो देखो आप इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात जो है वह पूछी गई है, मतलब कौन सा आर्टिकल, दिल्ली के बारे में तो जानना ही पड़ेगा ना, 239AA, 239AA आर्टिकल है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है, ठीक है, 239AA की अगर हम बात करें, 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ था, जो इसके पहले क्वेश्चन में भी पूछा गया था। बस यहाँ पे इसको डायरेक्टली रूप से पूछ लिया पिछले क्वेश्चन में कि जो 69 संविधान संशोधन अधिनियम है ये क्या है, ये पूछ लिया है ना। और यहाँ पर भी हमें वही बात को लिखना है। तो बस वही बात है कि जैसा टॉपिक वही है, अगर आपने टॉपिक को कवर कर लिया बच्चों तो आंसर आपसे बन जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको लिखना वही होता है, बस थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो सकता है, कुछ बातें एड ऑन उसमें हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखो कि आपने लिखा कि 1991 का 69 जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसने क्या किया कि दिल्ली को विशेष दर्जा दिया, दिल्ली को विशेष दर्जा दिया। ठीक है, दिल्ली को विशेष दर्जा दिया और इसे क्या कहा, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का। ठीक है, तो यहां पर देखो कि अपनी विधानसभा भी है और उपराज्यपाल भी है। विधानसभा के पास राज्य और समवर्ती सूची का नियंत्रण है, राज्य व समवर्ती जो विषय है इस पे नियम बना सकती है, लेकिन 3 बातों को छोड़ दिया गया कि आप इन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था इस विवाद को सुलझाने के लिए कि बेसिकली भूमि, लोक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था। अरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कैसे राज्य पर ये बात जो है वह हम छोड़ दें, भूमि, लोक व्यवस्था, ठीक है, भूमि, लोक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस, इनको छोड़कर इन पे अधिकार नहीं है। जो चुनी हुई विधायिका है वह कितनी भी चिल्लाती रहे, निर्वाचित विधानमंडल कितना भी बोलता रहे, निर्वाचित सरकार, लेकिन चूंकि दिल्ली की अपनी एक विशेष स्थिति है तो हम इसकी पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक बोल रही हूँ, लोक व्यवस्था है ना, सार्वजनिक या लोक व्यवस्था या भूमि की व्यवस्था जो है बेसिकली हम विधानमंडल या निर्वाचित सरकार पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दिल्ली की स्थिति इसलिए भी विशेष है। अब देखो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है ये इसी से जुड़ा हुआ है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, क्यों आखिर, अच्छा इसी में है ना,
पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि देखो दिल्ली की स्थिति जो है वह काफी विशिष्ट है, हर संस्कृति हर स्टेट का आदमी है, हर स्टेट का आदमी। सोचो जैसे कि कोविड में कर दिया गया था कि दिल्ली में बेड केवल उन लोगों को मिलेगा जो कि दिल्ली से रिलेटेड लोग हैं या फिर दिल्ली के निवासी हैं। तो अगर इस तरीके से हो गया, दिल्ली देश की कैपिटल है और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है कि केंद्र का जो नियंत्रण है बेसिकली वह बना रहे, कोई राज्य सरकार का इसमें नियंत्रण ना हो, है ना, ताकि वह अपने हित की जो पूर्ति है वह ना कर पाए। तो इसलिए इसकी विशिष्ट जो ये स्थिति है इसको देखते हुए ये कहा। तो देखो आप इसके विरोध में जब तर्क देंगे कि बेसिकली पक्ष विपक्ष दोनों की बात करें, क्या आपको लगता है कि दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? पहले ये सुनो क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक कारण मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली दिल्ली में केवल दिल्ली का आदमी नहीं है। आप अगर 4 स्टूडेंट खड़े हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि आप 4 में से चारों स्टूडेंट जो है वह अलग अलग स्टेट के हो। ठीक है, हाँ वो बात है कि जो आपने हिंदी बेल्ट के जो स्टेट्स हैं वहां के लोग ज्यादा मिल जाते हैं। सो यहां पर देखो कि बेसिकली मुद्दों की आवास, पानी, बिजली, कई मुद्दों की बहुलता है और केवल राज्य सरकार के वश की बात नहीं है कि वह इन सभी मुद्दों को निपटा दे। दैट्स व्हाई हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। अगली बात इसमें यह कही जाती है कि देखो दिल्ली में उच्चतम न्यायालय भी है, तो उच्च न्यायालय भी है, संसद भी है, राष्ट्रपति भवन भी है, मतलब सारी मुख्य विशेषताएं हैं, सारे हमारे इंपॉर्टेंट सुरक्षा की दिशा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना, सार्वजनिक महत्व की हमारी काफी सारी बिल्डिंग्स हैं, विरासत की काफी सारी बिल्डिंग्स हैं। राज्य सरकार पे कैसे भरोसा कर ले और क्यों कर ले, है ना। तो ये बात आपने बताई कि हमारे संवैधानिक संस्थान बेसिकली यहाँ पे निहित हैं। इसके अलावा देखो अगर हमने भूमि जैसी चीजों को इनके लिए छोड़ दिया, है ना, और यहाँ पे जो बेसिकली फिर यहाँ के ही जो लोग हैं या फिर दिल्ली के जो विधानमंडल है, विधानसभा के लोग हैं, बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि एक भूमिपुत्रों को जो बढ़ावा है वह मिल जाएगा। तो यहाँ पे केंद्र का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये तो तर्क थे, ठीक है, ये तर्क थे। अब हम अगर ये देखें कि ये तर्क किस बारे में थे कि दर्जा नहीं मिलना चाहिए, अब मिलना चाहिए। इस बारे में क्या है कि चूंकि एक विवाद बना रहता है, तो अगर आपने निर्वाचित सरकार को ही प्राथमिकता दे दी, चूंकि पूर्ण राज्य बना दिया तो निर्वाचित सरकार प्रमुख हो गई, ये भूमि व्यवस्था, पुलिस, ये सारे मुद्दे उसके अंतर्गत आ गए, तो बंटवारा खत्म हो गया, तो प्रशासन की व्यवस्था स्मूथली चलनी चाहिए। अब बैलेंस कर दो सबसे लास्ट में। क्यों बैलेंस कर दो? कि आपको बताना है कि चूंकि इसकी स्थिति जो है वह बहुत विशिष्ट है, सो हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि जो निर्वाचित विधानमंडल है, जो निर्वाचित सरकार है, हम इसको कंपैरेटिवली जो शक्तियां हैं वह बेसिकली ज्यादा दे दें, लेकिन चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है, हम इसको पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वह हम नहीं दे सकते। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है इस बात को? ये वाला आप लिख लोगे इस क्वेश्चन को? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें लिखना है ना, चलो ये भी देख लो। अब देखो यहाँ पर है कि 69 संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। अब 69 संविधान संशोधन अधिनियम यही है कि इसमें जो विधानमंडल है, निर्वाचित जो सरकार है ना, जैसे कि अभी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो यहाँ पर देखो कि बेसिकली ये जो सरकार है निर्वाचित सरकार है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई सरकार है, और इसलिए इस सरकार को ज्यादा हमेशा खींचतान इसलिए रहती है क्योंकि ये निर्वाचित सरकार सोचती है कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने वोट दिया है और लोकतंत्र में वोट का इंपॉर्टेंस है, इसलिए उनकी चलनी चाहिए। बट ऐसा तो होता नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता उसके पीछे रीजन है दिल्ली की विशेष स्थिति, और इसलिए अलग से ही आर्टिकल है। आपने बाकी किसी स्टेट के लिए, किसी इसी यूटी के लिए आप आर्टिकल देख रहे हो? नहीं है। केवल एक आर्टिकल जो 239 ए है वो दिल्ली की विशेष स्थिति के बारे में है, और जो आपका 69 संविधान संशोधन है इसके बारे में यही प्रावधान है। ठीक है, तो चलो मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो है वह बताती हूँ कि चूंकि 69 जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1991, इसमें संविधान के अनुच्छेद 239 ए को शामिल किया गया और दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और इसमें कहा गया दिल्ली में प्रशासक होगा। प्रशासक कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, प्रशासक होगा और विधानसभा होगी। ठीक है, साथ ही ये कहा गया कि यहाँ पर जो ये विधानमंडल है, विधानसभा है, ठीक है, ये विधानसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होगी। कितने मेंबर्स की थी? 70 मेंबर्स, और ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित।
प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित। ठीक है, इसके अलावा विधानमंडल प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट क्या देखना है हमें, हाँ, कि इसे राज्य व समवर्ती सूचिका व समवर्ती विषयों पर निर्णय लेने का निर्णय या अधिनियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, यह अधिनियम का अधिकार है। लेकिन 3 व्यवस्थाओं को छोड़ दो, लोक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन था ये, हम उसको अभी पढ़ेंगे। लोक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और भूमि, है ना, इन तीनों विषयों को छोड़कर। इसके अलावा अगर हम इस विधानसभा में मंत्रिमंडल होगा, मंत्री परिषद होगा, है ना, तो मंत्री परिषद की संख्या कितनी होगी, 10% होगी। तो 70 सदस्य यहाँ पे हैं, 10% इसकी। ठीक है, तो कितने होगी, सीएम प्लस 6 मंत्री, मतलब टोटल 7। टोटल कितने हैं, टोटल 7 मेंबर्स। ठीक है, अब देखो कि ये किस तरीके से काम करेंगे। ये वैसे तो हम देखेंगे कि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी इनका जो है वह सामूहिक रूप से होगा। और यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री का जो दिल्ली के सीएम है, बाकी तो राज्यों के संदर्भ में हम कहते हैं कि राज्यों के जो सीएम है उनकी जो नियुक्ति है वह राज्यपाल कर रहे हैं, यही पढ़ते हैं ना हम। वो बात और है कि बहुमत दल के नेता को ही बनाएंगे। तो दिल्ली के सीएम जो है इनकी नियुक्ति कौन करेगा। अब चूंकि विशिष्ट स्थिति है, आप खुद सोच लीजिए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा बेसिकली जो नियुक्ति है वह यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, अब देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल, अब यहां से जो टकराव है वह शुरू हो गया। अब यहां पर एक उपराज्यपाल भी तो है, यही तो विशेष स्थिति है। उपराज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति का एजेंट होगा, ये राष्ट्रपति का केंद्र का एक तरह से एजेंट होगा। ठीक है, दिल्ली का प्रशासक होगा ये जो उपराज्यपाल है। हालांकि संवैधानिक प्रमुख नहीं होगा, पर ये दिल्ली का, अगर जब हम प्रशासक की बात करेंगे तो ये प्रशासक सीएम नहीं है, ये यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, साथ ही देखो कि हमने यहाँ पर जो विधानसभा की बात की थी, ये सारी चीजें होंगी। अगर मान लो कि विधानसभा ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है और यहाँ पर संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए, देन क्या होगा। अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो उपराज्यपाल है वो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति शासन जैसी व्यवस्था की सिफारिश बिल्कुल कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन जैसी सिफारिश, जैसे कि हमने 356 आर्टिकल की बात की थी, तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था को भी लागू जो है वह किया जा सकता है अगर संवैधानिक तंत्र यहाँ का फेल हो गया है। तो दिल्ली के लिए यहाँ पे कुछ विशेष उपबंध कुछ इस तरह के किए गए हैं। ठीक है, तो अच्छा ये सब आपको पता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे मंत्री परिषद की बात की, तो यहाँ पर इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख है वह सीएम ही तो होगा। यहाँ पे मंत्री परिषद का जो प्रमुख है वह कौन होगा, सीएम होगा, है ना, सीएम होगा। सो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता होगी और उपराज्यपाल, अच्छा ये देखो कि यहाँ पे बेसिकली ये जो मंत्रिमंडल होगी, है ना, यहाँ पे ये जो मंत्रिमंडल होगी, अगर हम इनकी बात करेंगे तो बेसिकली जो उपराज्यपाल है इनको सलाह देगी, ये इनको सलाह देगी, लेकिन किन विषयों को छोड़कर। मान लीजिए कुछ डिसीजन, कुछ निर्णय ऐसे हैं जिसमें केवल जो यहाँ पे उपराज्यपाल है उनका डिसीजन ही चलेगा, मतलब उनका स्वविवेक से। अगर स्वविवेक की शक्ति इनके पास भी दी गई है तो इनके स्वविवेक के मामलों को छोड़कर बाकी जगह पर, बाकी मुद्दों पर जो विधानमंडल है वो बेसिकली इनको जो सलाह है बेसिकली वह दे सकती है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर देखो कि अगर मान लीजिए इन दोनों में किसी तरह का टकराव हो, तब उस टकराव की कंडीशन में क्या होगा। अगर टकराव है तब उपराज्यपाल किसी विषय को, अगर किसी तरह का टकराव है, ठीक है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच में या मंत्रिमंडल के बीच में, तब ये किसी मुद्दे को किसके पास भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। ठीक है, तब ये किसी मुद्दे को क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास जो है वह भेज सकते हैं।
और हमने जाना कि अगर मान लीजिए कुछ उपबंध जो है वह खारिज हो जा रहे हैं या प्रशासन के लिए अगर आवश्यक उपबंधों की जरूरत पड़े तो क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर या संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, संवैधानिक जो तंत्र है, जो मशीनरी है वह फेल हो गई, तब ऐसे में क्या राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि इसे डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लें? सो बिल्कुल है, ठीक है। और उपराज्यपाल जो है वह एक रिपोर्ट भेजेंगे और आर्टिकल 356 के ही ये समान होती है और इसी के अंतर्गत बेसिकली दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन जैसी जो व्यवस्थाएं है उसको लागू किया जा सकता है। क्लियर है? और साथ ही देखो, क्या उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है या फिर केवल राष्ट्रपति ही नियम बना सकता है? उपराज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। उपराज्यपाल उपराज्यपाल के पास शक्ति है, ठीक है। और बेसिकली हम जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस तरह के जो ऑर्डिनेंस है उनकी अंतर्गत वही पावर होगी, वही उसकी प्रभावशीलता की होगी जो कि किसी पर्टिकुलर एक्ट या अधिनियम की होती है, जो कि संसद या विधानमंडल के द्वारा पारित किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि बेसिकली हम देखेंगे कि ये जो अध्यादेश है इसका प्रभाव उतना ही है जैसे कि प्रभाव किसी अधिनियम का होगा। साथ ही अगर हम देखेंगे कि किसी समय अध्यादेश को ये वापस भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे अध्यादेश को प्रख्यापित नहीं किया जा सकता। तो अगर अध्यादेश भी आ रहा है तो ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा। क्लियर है? चलिए अब कुछ टॉपिक, एक क्वेश्चन बताओ जरा। कुछ इसमें ऐसे नए फैक्ट है जैसे कि लक्ष्मी नारायण बनाम भारत संघ मामला, दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ मामला, ठीक है, संघ राज्य शासन अधिनियम और 239A। आपको बताना है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तसल्ली से पढ़ो, सारी चीजें नई होंगी इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239A को मूल रूप से 14वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में लाया गया और इसका उद्देश्य संसद को केंद्र प्रदेशों के लिए विधायिका के गठन करने में सक्षम बनाना था। यस, डेफिनेटली। सेकंड देखो, इस कानून का परिणाम यह है कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 में एक सामान्य संशोधन के माध्यम से ही केंद्र में 50% से अधिक मनोनीत सदस्यों की विधायिका के साथ विधायिका का गठन हो सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने के लक्ष्मी नारायण बनाम भारत संघ मामला जो कि 2019 में आया था उसमें यह कहा कि केंद्र सरकार को विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत करने के लिए राज्य के परामर्श की आवश्यकता नहीं है और मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के समान ही वोटिंग राइट है। पहली बात तो इसमें यह कह दी कि केंद्र सरकार को विधानसभा के सदस्यों को मनोनीत करना, मनोनीत तो ठीक है मतलब, और लेकिन इसमें यह कहा कि राज्य सरकार से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरी बात इसमें यह कह दी कि जो मनोनीत है उसे वोटिंग राइट भी होगा, बिल्कुल होगा। ये तीनों बातें सही हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं डी पे। एक मामला आया दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ का 2019 में। इसमें कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कि जो प्रशासक है, प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल जो है, केंद्र शासित प्रदेश की चुनी हुई सरकार के कामकाज को बाधित करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जैसे कि जब आप दिल्ली और दिल्ली सरकार और दिल्ली की निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच में टकराव के बारे में लिखेंगे तब आप इस तरह के जो डिसीजंस हैं, इस तरह के जो केस है उसका यूज आप कर सकते हैं। इसमें आप बताइए कि किस तरीके से सरकार जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वह ये कह रहा है दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ मामले में कि जो उपराज्यपाल है वो अनावश्यक जो हस्तक्षेप, अनावश्यक रूप से जो बाधा है वह बेसिकली ना पहुंचाएं, ठीक है। तो यहां पर सभी स्टेटमेंट सही हैं। चलिए, ठीक है। अब एक और, संघीय क्षेत्रों के लिए सलाहकार समितियां। देखो, जहां पे विधानमंडल है, 3 जगह पे विधानमंडल है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन 5 जगह विधानमंडल है नहीं। 5 जगह विधानमंडल, जो सभाएं हैं वह नहीं है, है ना। जैसे कि दिल्ली में है, पांडिचेरी में, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन बाकी जगह पे नहीं है। तो अब जिस जगह पर नहीं है वहां पर कुछ समितियां बन जाती हैं जो कि उस प्रशासन के कार्य को देखेंगे।
सो यहाँ पे आपके सामने 3 स्टेटमेंट है। पहली बात ये कही गई कि भारत सरकार नियमावली 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों के लिए एक नोडल एजेंसी है। दूसरी बात इसमें यह कही गई कि जहां विधायिका नहीं है वहां गृह मंत्री सलाहकार समिति है या तो प्रशासक की सलाहकार समिति है। दो समितियों की बात हमने यहां पर कर ली, या तो गृह मंत्री सलाहकार समिति है या तो प्रशासक सलाहकार समिति फोरम है। यस, गृह मंत्री सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे और प्रशासक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करेंगे। तो यहां पर जो तीसरा स्टेटमेंट है बेसिकली ये जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि ये बात तो सही है कि जो गृह मंत्री सलाहकार समिति होगी उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे, लेकिन प्रशासक सलाहकार समिति की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं, बल्कि जो भी वहां पे प्रशासक है, जो भी वहां पे कार्यकारी अधिकारी है वो करेंगे, है ना। तो यहां पर आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन से हैं। सो 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। बस इसमें इतना ही था। और अच्छा देखो, ये जो शुरुआत होती है कि इस तरह की जो सलाहकार समितियां हैं वो कैसे अस्तित्व में आती हैं, तो 1961 में भारत सरकार नियमावली 1961 में ये जो प्रावधान है वह किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली संघीय ये जो समितियां हैं संघीय क्षेत्रों के लिए वह करती क्या है, तो जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं इनका उद्देश्य, और ये लिख लो, भारत सरकार नियमावली। अब अगर प्रश्न आ जाए, इसलिए मैंने नियमावली क्यों लिखवा दी कि आप ये कंफ्यूज ना हो जाए कि संविधान में इसकी बात की गई, संविधान में इसका प्रावधान है, नहीं, अलग से नियमावली है उसमें ये प्रावधान है। और इसमें ये कहा गया कि बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होगा, यहाँ का सामाजिक आर्थिक विकास, इसके मुद्दों पर चर्चा करना। सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दों पर, सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दों पर चर्चा करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसके लिए इस तरह की जो समितियां वह बनाई जाती हैं, एक है गृह मंत्री सलाहकार समिति, दो समितियां, 1 और 2, गृह मंत्री सलाहकार समिति, इसकी बैठक होगी तो गृह मंत्री अध्यक्षता करेंगे, और दूसरी है प्रशासक समिति। ठीक है, दूसरी कौन सी है, प्रशासक सलाहकार समिति। और जब प्रशासक सलाहकार समिति की अध्यक्षता होगी तब प्रशासक या कार्यकारी वहां पे जो भी अधिकारी है वही मीटिंग करेगा। तो प्रशासक सलाहकार, प्रशासक सलाहकार। ठीक है, क्लियर है, बहुत छोटा सा था। चलो अब एक बार और देख लो। अच्छा देखो, हम राज्यों से अगर केंद्र की तुलना करते हैं, लास्ट इसमें पॉइंट है, बाकी इसमें आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल आपको याद करना है, मैंने बता भी दिया, इसमें आपके नोटबुक में मिल जाएगा, है ना। सो आर्टिकल्स आप देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब हम राज्य और केंद्रों की बात करेंगे तो आखिर ये जो राज्य है और ये जो इंपॉर्टेंट आपके केंद्र हैं, इन केंद्रों में बेसिकली एक क्या कंपैरिजन जो है वह हो सकता है। ठीक है, तो पहला हम कंपैरिजन अगर राज्य का देखें, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिकली राज्यों की, कि राज्यों की व्यवस्था क्या है। ठीक है, राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था और सारी चीजें, और केंद्र की प्रशासनिक व्यवस्था और बाकी चीजें। केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, हम इन डिफरेंसेस, पहली बात तो देखो कि जो राज्य है ना, राज्य का केंद्र के साथ कैसा संबंध है, केंद्रों के साथ संघीय संबंध है, केंद्रों के साथ संघीय संबंध है। ठीक है, केंद्रों के साथ संघीय संबंध है। और केंद्र शासित प्रदेश या यूटीज की बात करेंगे, यूनियन टेरिटरी का, इनका यूटीज का केंद्रों के साथ एकाकी संबंध है। शक्ति का विभाजन थोड़ी किया गया है यहाँ पे,
एकाकी है। ठीक है, ये बात याद रखना। संघीय संबंध राज्यों से है जहां पे शक्तियों का विभाजन विषय सूची के हिसाब से किया जा रहा है, बट यहां पर नहीं है। तो केंद्र के साथ इसमें शक्ति का बंटवारा होगा और ये स्वायत्त होंगे। यहां पर क्या है, केंद्र के साथ शक्ति का बंटवारा कर रहे हैं ना, विषयों का विभाजन हो तो रहा है 7वीं अनुसूची में जहां पे 3 लिस्ट की बात की गई, संघ संवर्ती राज्य। तो केंद्र के साथ शक्ति का बंटवारा है और इसके अलावा इसको कुछ स्वायत्तता भी है। स्वायत्तता है भाई, स्वायत्तता है, क्योंकि राज्य केंद्र के अधीन नहीं है। स्वायत्तता है या नहीं है? है। ठीक है, और इन्हीं दोनों बातों का अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे शक्ति का बंटवारा नहीं है, केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आते हैं। कैसे बंटवारा होगा? केंद्र के सीधे नियंत्रण में आते हैं, केंद्र के सीधे नियंत्रण में आएंगे। और जब नियंत्रण में आएंगे तो ये स्वायत्त कैसे हो सकते हैं? इनको स्वायत्तता नहीं है, स्वायत्तता नहीं होगी। इस नहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कि देखो, राज्य, सभी राज्यों की प्रशासनिक जो भी व्यवस्था है उसमें एक एकरूपता, एक समरूपता पाई जाती है कि हर जगह एक विधानमंडल, निर्वाचित सरकार होगी, वह डिसीजन लेगी, किन किन विषयों पे लेगी, वो सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है कि राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसी है, राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था एक रूपता है एक, लेकिन केंद्र में तो एक रूपता नहीं है। अंडमान निकोबार की स्थिति अलग है, वहां की विषय चीजें अलग है, पांडिचेरी का अलग है, दिल्ली का अलग है, चंडीगढ़ का अलग है, जम्मू कश्मीर का अलग है। तो राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता है, बट केंद्र में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें एक रूपता नहीं है, समरूपता नहीं है, अलग अलग स्थितियां, अलग अलग चीजें हैं। हमने देखा कहीं पे प्रशासक है, कहीं पे ये है, ठीक है, कहीं पे उपराज्यपाल है, इसकी हमने बात की। यहाँ पर हमने देखा कि भाई राज्यपाल जो है वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा। यहाँ पे एक ही बात हमने देखी, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख है, हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, ये बातें हमने जानी। लेकिन जब हम केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में जो भी वहां का, एक तो वो संवैधानिक प्रमुख नहीं है, जो भी उपराज्यपाल है, प्रशासक है, और कई उसके नाम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अंतर आपको इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होगा, यहां पर लिख लो इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। लेकिन जब हम उपराज्यपाल की बात करेंगे या केंद्र के जो प्रशासक हैं वह राष्ट्रपति के नियंत्रण में होंगे। जो यहाँ पे प्रशासक हैं वो राष्ट्रपति के अधीन है या राष्ट्रपति के एजेंट हैं, और राष्ट्रपति के अगर ये एजेंट है तो संवैधानिक प्रमुख कैसे हो सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर इसके अलावा देखो कि राज्य बेसिकली, अच्छा विषय सूची की अगर हम बात कर ले तो राज्यों को जो नियंत्रण है, विषय क्या क्या आएंगे? एक होगा आपका राज्य व संवर्ती सूची। हाँ, वो बात और है कि संवर्ती सूची में जब विवाद होगा इसमें डिसीजन लेने का अधिकार है, लेकिन इसमें तो केंद्र के संदर्भ में तो जो तीनों ही सूचियां हैं, तीनों सूचियों पर अधिकार संसद का है। ठीक है, क्लियर है, तीनों सूचियों पर जो अधिकार है वह संसद का है। तो ये राज्य और केंद्र की बात जो है वह हो गई। ठीक है, आर्टिकल्स लास्ट में भी दिए हुए हैं। तो ये हमारा आज का क्लास था। मैं जल्दी से एक बार आपको और बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 41 यूटी की हमने बात करी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, प्रशासन, विशेषोपबंध और सलाहकार समितियों की हमने बात की। हमने जाना कि आर्टिकल 1, जब हम इस वर्ड की बात करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड की बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली केंद्र शामिल नहीं होंगे, है ना। और भारत राज्य क्षेत्र में राज्य और केंद्र दोनों शामिल होते हैं। आर्टिकल 1 की अगर हम बात करें, 3 तरह के राज्य क्षेत्रों की बात करी गई है, जिसमें कि राज्य, केंद्र और ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो कि भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किए जाएंगे। लेकिन वर्तमान में कोई ऐसा राज्य नहीं है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ऐसे प्रदेशों को आयुक्तीय क्षेत्र कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद इन्हें पार्ट सी और डी में डाल दिया। सी और डी को हमने 1956 7वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र में परिवर्तित कर दिया। शुरुआत में कुछ ऐसे राज्य जो कि केंद्र हुआ करते थे, हिमाचल, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल। वर्तमान में 8 यूटीज हैं। हमने जाना कि जम्मू कश्मीर जो है वह 2019 में बना प्रशासनिक विकास और सुरक्षा के उद्देश्य से। हमने जाना कि जो लद्दाख है जनजातीय के हिसाब से बना 2019 में। हमने जाना चंडीगढ़ 1966 में प्रशासनिक आवश्यकता के लिए, तो दिल्ली 1956 में प्रशासन की आवश्यकता के लिए। मैं आपको याद करा चुकी हूँ कि 1956 की बात करेंगे तो कौन से स्टेट आएंगे? 66 में केवल एक है, उसके बाद 19 में 2 है और फिर 20 में 1 है। ठीक है, इसी तरीके से
बात करो तो यहाँ याद करो, तो केंद्र के सीधे नियंत्रण में है तो वह केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, तो राज्यों का संघीय संबंध होता है, ये बात अलग से है, नहीं तो इसमें ही इसको मिला दो, मैं इसको हाईलाइट अलग से कर देती हूँ ना। राज्यों का संघीय संबंध है, बट केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण में होंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने जाना कब कब शामिल हुए, दिल्ली नहीं, दमन दीप और दादर नागर हवेली, इनको क्यों मर्ज किया, क्या उद्देश्य थे। प्रशासन में हमने देखा कि केंद्र के सीधे नियंत्रण में ये होंगी, सीधे राष्ट्रपति प्रशासन के द्वारा, कहीं उपराज्यपाल कहीं प्रशासक कहा, उपराज्यपाल कहा दिल्ली, अंडमान, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो प्रशासक कहा चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीप और लक्षद्वीप में, है ना। प्रशासक की स्थिति केंद्र का एजेंट होगा, राज्य का प्रमुख नहीं होगा, राज्यों का राज्यपाल तो संवैधानिक प्रमुख होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने जाना कि केंद्र के प्रशासन में बेसिकली जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वह विधानमंडल से शुरू हो जाती है, कि अब जहां पर विधानमंडल और स्पेशली दिल्ली की बात करेंगे वहां बहुत ज्यादा विवाद हुए, यहाँ मतलब, है ना। सो विधानमंडल कहाँ कहाँ है, पांडिचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। सदस्य संख्या याद कर लो, शब्द याद कर लो। तीनों सूचियों की बात करें तो संघ के संदर्भ में, केंद्र के संदर्भ में, केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में संसद के पास यह अधिकारिता है कि तीनों विषयों में जो अधिकार है, तीनों विषयों में, तीनों सूचियों में जो बातें हैं, जो विषय है, उन सब पे नियंत्रण है। ठीक है, सो इसके अलावा हमने हाई कोर्ट की बात की। उच्चतम न्यायालय किसमें है, आर्टिकल 2241 में है कि संघ क्षेत्रों के लिए भी हाई कोर्ट हो सकता है, लेकिन वर्तमान में हम बात करेंगे केवल दिल्ली के लिए अपना उच्च न्यायालय 1966 पे। इसके अलावा दादर नागर हवेली का जुरिसडिक्शन एरिया बंबई है। ठीक है, अंडमान निकोबार का कलकत्ता, चंडीगढ़ का पंजाब हरियाणा, लक्षद्वीप का केरल, पांडिचेरी का मद्रास, लद्दाख का जम्मू और कश्मीर। एक क्वेश्चन को भी हमने देखा, प्रशासन की बात की, आर्टिकल्स को हमने याद किया। ठीक है, दिल्ली के लिए विशेष उपबंध हमने देखे कि क्या क्या इसके लिए विशेष उपबंध है। विधानसभा है 70 सदस्यीय, मंत्रिपरिषद 10% होगी, मतलब 7 सीएम और 6 मंत्री, टोटल 7 है। और ये बेसिकली क्या करेगी कि जो उपराज्यपाल है इनको सलाह मशवरा देगी, लेकिन उन मामलों को छोड़ देगी जिसमें उपराज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां है। किसी तरह का अगर इनके बीच में कोई टकराव होगा, उस टकराव को सुलझाने के लिए उपराज्यपाल क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पाले में गेंद डाल देंगे। ठीक है, दिल्ली के सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। संवैधानिक विफलता होती है तो 356 का प्रयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको आर्टिकल 239A बताया। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963, लक्ष्मी नारायण बनाम भारत संघ मामला, ये सब मेंस आंसर राइटिंग है। बच्चों मेंस आंसर राइटिंग करते रहा करो। ठीक है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ। 69 संविधान संशोधन को लिखो, थोड़ा सा उसको समझाओ। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन और देखा, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका, कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और यूटीज का गठन क्यों किया जाता है। सलाहकार समितियों की हमने बात की। ठीक है, और उसके बाद हमने केंद्र और राज्य जो है उनकी तुलना की बात की, लास्ट में आपके आर्टिकल से। तो ये आपका आज का पूरा चैप्टर हो गया। आई होप आप सभी के भी 41 चैप्टर्स जो है वह कंप्लीट हो गए होंगे। नेक्स्ट आपका है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, और उसके बाद से फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं वह स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।